राइटिंग के अंदर हमें इन सब चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है, हमें ये मिस्टेक्स कभी नहीं करनी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का बनाने के लिए वो है आइल्स। सो एज बेसिकली मैं फॉरेन कंट्रीज़ में अभी कनाडा में आया हूँ, सो उसके लिए हमें एग्ज़ाम्स तो देने पड़ते हैं, ये सबको पता है कि। और यहाँ पे जो बाहर की कंट्रीज जो एक्सेप्ट करती हैं वो बेसिकली जो एक्सेप्ट करते हैं वो है आइल्स और पीटी। और अगर आप लोग कनाडा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कनाडा में ही आना था, सो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया है, तो मैंने सिर्फ आइल्स का एग्ज़ाम दिया था। तो मैं आज आपको वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा कि आइल्स के अंदर कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स तो चलो एक ही होता है कि मतलब कितने टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और जो ये मेरी आज की वीडियो है ये बेसिकली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ही है, क्योंकि अभी जब मैंने रिसेंटली कनाडा आना था तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे ओवरऑल 7.5 बैंड आए थे, जो कि बेसिकली बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे मेरे होप से। बट अब मैं आपको आगे बताता हूँ उसके ऊपर क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, रीडिंग का कैसे पढ़ना है, लिसनिंग के ऊपर कैसे प्रिपेयर करना है और स्पीकिंग के ऊपर, और मेन राइटिंग, क्योंकि राइटिंग के अंदर आजकल बहुत बच्चे फंसते हैं। मेरा भी उसमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में मुझे भी, बट धीरे धीरे करके मैंने कर लिया था। सो गाइस, जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर 4 मॉड्यूल होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। पहला होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। जो इसमें से मेजरली जिनमें दिक्कत आती है वो हम सबको पता है, वो होती है स्पीकिंग में और राइटिंग में। रीडिंग फिर भी कहीं ना कहीं हम कर ही लेते हैं। और रही बात लिसनिंग की, सो लिसनिंग भी बेसिकली इजी हो जाती है, बट आपको उसके लिए कुछ वीडियोस वगैरह या सब कुछ देखना पड़ता है। सो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा लिसनिंग के ऊपर। सो गाइस, जो लिसनिंग है वो एक बहुत ही स्कोरिंग मॉड्यूल है पूरे आइल्स एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप लिसनिंग की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेड रहेगा कि आप लिसनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हम बाकी सब मॉड्यूल का भी ध्यान रखना है, बट लिसनिंग जैसे कि हमें पता है अगर स्कोरिंग है तो क्यों ना उसमें से पहले नंबर ले लिए जाए सारे, क्योंकि उसके अंदर कई बच्चों के फुल मार्क्स भी आते हैं। मेरे थोड़े कम आए थे, मतलब 9 बैंड्स का होता है, सो मेरे 8 आ गए थे। मेरी इतनी लिसनिंग गुड हो गई थी होपफुली, क्योंकि मैंने काफ़ी इंग्लिश मूवीज़ वगैरह भी देखी थी और काफ़ी वेब सीरीज़ भी मैं देखता रहता था, तो उसने मुझे बहुत ही इम्प्रूव किया है। सो मेरा भी आपको यही सजेशन रहेगा कि आप लोग अगर इंग्लिश वीडियोस वगैरह नहीं देखते हैं तो आप आज ही वो स्टार्ट करें, क्योंकि उससे हमें उनका एक्सेंट समझने में दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि जो आइल्स के एग्ज़ाम का जो एक्सेंट होता है वो अमेरिकन एक्सेंट होता है, जो कि हमें काफ़ी दिक्कत देता है। हम नॉर्मल इंग्लिश बोले वो फिर भी हम एक हद तक समझ जाते हैं, बट जब वो उसके ऊपर आती है अमेरिकन एक्सेंट के अंदर तो उनका बोलने का तरीका ही ऑब्वियसली दूसरा होता है, जो कि हमें समझ नहीं आ पाता है। सो लिसनिंग के अंदर जब भी आप प्रैक्टिस करें, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप हमेशा एग्ज़ाम ज़्यादा माहौल बना के पढ़ें। अपने हेडफोन्स वगैरह प्लग इन करके रखें। और यूट्यूब्स वगैरह में काफ़ी आपको ही पता है कि साइट्स वगैरह आती हैं जिसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है तो उसके अंदर आप बेसिकली घर के ऊपर ही प्रैक्टिस कीजिए। आप सबने वैसे कोचिंग वगैरह ज्वाइन की होगी, क्योंकि उसके अंदर भी हमें थोड़ी बहुत हेल्पिंग तो होती है कोचिंग से। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई भी रीज़न होता है, तो आप यूट्यूब के अंदर बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप उसके अंदर मॉड्यूल्स चलाएं, अपना एग्ज़ाम्स खोलें, उसके अंदर प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम्स के आंसर्स लिखें, और उसके बाद हमेशा चेक करे रहें कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जो बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है वो 40 मार्क्स का होता है। अगर आपके इन टेस्ट में लगभग 35 और 40 के बीच बीच आ रहे हैं, सो ऑल गुड है। क्योंकि उसके अंदर फिर हमें, क्योंकि एग्ज़ाम हमें नहीं पता कैसा आएगा, वो टफ़ भी आ सकता है और काफ़ी कॉमन भी आ सकता है। वैसे जहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी इजी होता है, क्या हो जाता है, बस थोड़ा एक्सेंट समझ लो। क्योंकि वहाँ पे जैसे हमें कई बार अगर हम कोचिंग वगैरह में भी सुनते हैं ना, तो कई बार वहाँ पर भी बहुत तेज़ एक्सेंट में सुनाते हैं। जैसा कि लिसनिंग के अंदर आप हमेशा कीवर्ड्स का बहुत ही ध्यान रखें। आप जब भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके अंदर लास्ट लाइन मार्क कर लीजिए, जिसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। सो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी कंसंट्रेशन बिल्ड रखने में कि आपको किस चीज़ का आंसर ढूंढना है। बेसिकली बस हमें क्या, सिर्फ एक पढ़ना ही है, अच्छे से सुनना ही है, और जो जो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है वो भर देना है। उसके अंदर वो काफ़ी चीज़ एक्स्ट्रा भी बोलते हैं हमें, बट हमें अपने क्वेश्चन पर स्टिक रहना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। हाँ, और एक और बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग के अंदर। कई बार मैप्स आते हैं, कई बार एमसीक्यूज़ आते हैं। सो अगर आपको जिस भी टॉपिक पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज़ या मैप्स वगैरह पे, सो उसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली तो हेल्प ही करेगा एग्जाम में। वो आपको अच्छे बैंड स्कोर करने में भी मदद करेगा, क्योंकि ओवरऑल बैंड ही देखे जाते हैं। जो आपको कनाडा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो बेसिकली 6.5 ओवरऑल होते हैं एंड 6 ईच होते हैं। सो इतने होपफुली बैंड तो आ ही जाते हैं। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके अंदर हमें बहुत ही दिक्कत आती है। उसका नाम है स्पीकिंग। बिल्कुल सही, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि स्पीकिंग के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती है। मेन प्रॉब्लम हमें आती है कि उसे भी रिप्रेजेंट कैसे करना है। और आपको स्पीकिंग के ऊपर हमें थोड़ा पहले बता दूँ, स्पीकिंग का जो भी मॉड्यूल होता है उसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होती है इंट्रोडक्शन,
उसके बाद आता है हमारा क्यू कार्ड और उसके बाद आता है फॉलोअप्स। फॉलोअप्स बेसिकली जो होते हैं वो क्यू कार्ड के ऊपर ही बने होते हैं। कई बार होता है, कई बार अलग भी हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब आपको अगर स्पीकिंग के अंदर दिक्कत आ रही है तो उसके अंदर आपको पहले करना क्या है, आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि आपकी वोकेबलरी कहाँ कम है। हाँ, अगर आपकी वोकेबलरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप ज़्यादा बोल पाएंगे। तो अपनी वोकेबलरी बढ़ाएं, उसके अंदर आप काफ़ी यूट्यूब्स वगैरह पर वीडियो देखें, काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें पढ़ें, या कोई भी आप ऑनलाइन व्लॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं। कोई इंग्लिश में, बेसिकली आपको इंग्लिश व्लॉग्स देखने हैं। मैं अभी इंग्लिश व्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ। तो आपको इंग्लिश व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर उनकी वोकेबलरी आपको पता चलेगी। इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखेंगे, वो आपको लिसनिंग में भी इम्प्रूव करेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। और ये आपको स्पीकिंग के अंदर भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो आपकी ऑटोमेटिकली वोकेबलरी बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप ईजिली बोल पाएंगे। और सेकंड पॉइंट जो आता है हमारा, वो होता है फ्लुएंसी। सो आप बेसिकली क्या करते होंगे कि आप एकदम से ज़्यादा सारा बोलने के चक्कर में आप बहुत तेज़ बोल जाते हैं, तो उससे हमारी फ्लुएंसी लो हो जाती है और हमारे पास आगे बोलने में कुछ नहीं रहता उस टॉपिक के ऊपर। सो उसके अंदर आपको करना क्या है, आपको धीरे धीरे बोलना है, स्लो स्टार्ट लेना है, उसके बीच सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 2 मिनट का ही टाइम होता है क्यू कार्ड। अगर आप ज़्यादा बोल रहे होंगे तो आपको सर ऑटोमेटिकली बीच में स्टॉप कर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा गड़बड़ाने की बात है, बट फिर भी वो चल जाता है अगर आपने जल्दी पकड़ लिया उस टॉपिक को और दोबारा वापस आ गए उस टॉपिक पे। सो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। स्पीकिंग के अंदर हम ज़्यादातर अटकते हैं क्यू कार्ड के टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि क्यू कार्ड्स का टॉपिक हमें बहुत ही दिक्कत देते हैं। इंट्रोडक्शन तो हम अपने बारे में बोलना होता है, वो तो हमें सिर्फ इंग्लिश में रिफ्रेश करके उन्हें सिर्फ बोलना ही है, उनका आंसर देना जो उन्होंने पूछा होगा। क्यू कार्ड के अंदर हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ले लीजिए, उन्होंने हमें पूछ लिया कि टॉक अबाउट व्हेन अ टाइम यू बॉट अ पेन। अब उसके अंदर हम क्या ही बोल सकते हैं कि हमने यहाँ से पेन लिया। तो उसके अंदर आपको, अगर आपने कोई भी बार पेन खरीदा है, कोई जैसे अब छोटे होते खरीदते रहते थे कोई नया नया पेन, तो आपको वो सब डिस्क्राइब कर देना है कि आपने कहाँ से लिया, कौन सा पेन था, क्या यूज़ में आया। जैसे कोई बॉल पेन के ऊपर बोल दिया कि शॉप कहाँ से थी उसकी, मैंने कैसे लिया, कितने में मिला। तो आपको बेसिकली उसके ऊपर जितना भी सब कुछ पता है अब बोल दीजिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो हमने लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो पेन लिए होते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हमारी स्टडीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम अटक ज़रूर जाता है कि भाई हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, अब आगे क्या बोले, आगे क्या बोले। सो अपने रुकना नहीं है, बेसिकली कुछ भी ऐड ऑन कर दीजिए कि उसके बाद जो आपका पेन था वो खो गया, जैसा भी हुआ उसके बाद दोबारा मिल गया, अगर आपका टाइम कम पड़ता है तो ऐसे ऐसे करके आप अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। और स्पीकिंग हमारी ज़्यादातर तब इम्प्रूव होगी अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली अगर आपको कोई आपका दोस्त मिलता है तो वो वेल एंड गुड है। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिलता, क्योंकि हम आमने सामने में अगर बात करेंगे तो उससे हमारी इंग्लिश ज़्यादा इंप्रूव होगी। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो हमारे पास मिरर तो बचता ही है, और वो बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको, हाँ, उसके अंदर ये दिक्कत होती है कि वो हमें हमारी करेक्शन नहीं बता सकता, तो उसके अंदर आप, एक ऑप्शन है मेरी तरफ से जो आप कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दे, उसके अंदर अपनी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर ले जो भी आपने बोला। आप क्यू कार्ड कोई भी फ़ोन में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी साइट्स आती हैं जिसके अंदर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने बेसिकली जो प्रिपेयर की थी वो मैंने मक्कर से की थी। कोई मतलब वैसे उसके अंदर बहुत सारे और भी हैं, बट जो मुझे मक्कर की वो मेरे कोचिंग वालों ने बताई थी, तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। सो बेसिकली मुझे काफ़ी मेहनत हो गई थी मेरी उस पर क्यू कार्ड्स के अंदर भी। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, जो कि है राइटिंग, जिसके अंदर हमें बहुत ही दिक्कत आती है। अब राइटिंग के अंदर आपको बेसिकली पता है उसके अंदर 2 एसेज होते हैं, नहीं, फर्स्ट रिपोर्ट होती है और दूसरा ऐसे होता है। रिपोर्ट लगभग 150 वर्ड्स में कवर करनी होती है, और हमें दूसरा जो ऐसे होता है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि 250 वर्ड्स का होता है, और हमें ज़्यादा कोई वर्ड लिमिट की टेंशन नहीं लेनी है, वो सब हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर टॉपिक बहुत ही ईजी आता है। जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर काफ़ी ईजी टॉपिक आया था। अब मुझे याद तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया एग्ज़ाम दिए। हाँ, बट इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी मतलब बेसिक टॉपिक आया था। तो अगर आप राइटिंग की अगर अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लीजिए, मैगजीन्स पढ़ लीजिए, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और राइटिंग के अंदर आपको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि टेंसेस का, कि वो फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट टेंस में पूछा गया है, या प्रेजेंट में, क्योंकि उसके अंदर बहुत मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अगर आप उस चीज़ के ऊपर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट रखेंगे और आप अपनी टेंसेस के ऊपर काफ़ी ध्यान रखेंगे तो ऑल गुड, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और रही बात उसकी वोकेबलरी की, हाँ, उसके वोकेबलरी स्पीकिंग में भी बहुत काम आती है, और इसके अंदर भी, राइटिंग के अंदर अगर आप वोकेबलरी अच्छी ऐड करेंगे, न्यू वर्ड्स डालेंगे, वो आपका टीचर के ऊपर एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देता है कि बच्चे की मतलब राइटिंग बहुत अच्छी है और इससे बहुत कुछ पता है, नॉलेज है। और आपको बेसिकली अगर जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको रीसेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर पढ़ना है। आप जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हो रहे हैं उसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि रीसेंट टॉपिक्स के ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर। ग्लोबल वार्मिंग, कोई कॉमन सा टॉपिक भी और भी आ जाते हैं कई बार, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपोर्ट जब भी आप करेंगे उसके अंदर टेबुलर चार्ट होता है, पाईग्राफ होता है, ऐसे सब आते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत ही मतलब कंटेंट बन जाता है आपको बनने के लिए।
और एक और बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आप लोग कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे अब जब भी कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है स्टार्टिंग में, हमारे दोनों तो हो नहीं पाते, ना रिपोर्ट हो पाती है ना ऐसे। अगर आप एक ही कर रहे हैं तो पहले उसी पर ही फोकस करिए कि आप पहले रिपोर्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके अंदर आपके कॉन्स्टेंटली अच्छे बैंड्स आने लग जाए मॉक टेस्ट के अंदर, तो मतलब आप समझ जाइए कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद आप एक एक हफ्ते के अंदर मतलब हो जाता है, फिर उसके बाद आप एसेस में मूव करें, उसके अंदर काफ़ी कुछ पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको एक बार नॉलेज हो जाती है भी क्या क्या टॉपिक्स आजकल चल रहे हैं और क्या क्या वर्ड्स हमें मतलब बहुत ही वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे। तो ये सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है, मेन आपको टेंसेस ही है। और उसके बाद अगर हम आगे देखें कि हमें क्या क्या लिखना है, तो उसके अंदर कई वर्ड्स तो आप मतलब मेमोराइज ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड्स होते हैं, इन दिस वर्ल्ड, लाइक इन दिस अपकमिंग एरा, द कॉन्टेम्प्रेरी एरा, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि मैंने भी यूज़ करे थे, जो कि मैंने पक्के याद कर लिए थे, जो कि मुझे राइटिंग के अंदर बहुत ही हेल्प किया था उन्होंने। और जब भी आप राइटिंग का अपना स्टार्ट करें तो उससे पहले आप 2 मिनट के लिए क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें और अपने ना की पॉइंट्स पहले लिख लें, क्योंकि की पॉइंट्स के अगर आपने लिखे होंगे तो आपको बाद में, जैसे अगर आप माइंड में अपने बनाएंगे कि हाँ मैंने ये वर्ड सोच रखे हैं, पहले ये लिखूंगा फिर उसके बाद ये, वो आपके माइंड से ऑब्वियसली निकल जाएंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे तब तो पक्का ही निकल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत होता है और हमें ऊपर से टाइम भी देखना पड़ता है। तो इसलिए आप कीवर्ड्स उसके पहले लिख के रख लें कि आपने किस किस के ऊपर बात कर रही है, फिर आपके पास लास्ट के अंदर एक एक पॉइंट बचा होगा, अभी हमने इसके ऊपर बात कर दिया। और आपको बेसिकली एसेस के अंदर 2-2 पॉइंट्स या 3-3 वर्ड्स बहुत ही इनफ होते हैं, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं बनाने हैं। और हमें हाँ, जब भी हमें ऐसे वगैरह लिखना है तो उसके अंदर हमें 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं, क्योंकि वो हमारे इंप्रूव करते हैं मार्क्स वगैरह, क्योंकि उनका फॉर्मेट ही ऐसा होता है। जैसे हम कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में लिखते थे, जैसे हम लेटर्स वगैरह लिखते थे उनका फॉर्मेट होता था, वैसे इसके अंदर होता है, बस ये एसेज होते हैं, ये थोड़ी डिफरेंस होती है। और हाँ, एक और बात, आपको अपने टाइम का बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास। सो फाइनली गाइस, अब हमारे लास्ट मॉड्यूल के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है रीडिंग। सो रीडिंग बेसिकली होता क्या है, वो एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर हमें कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपने +1 +2 या 10th वगैरह में आपने बहुत हद तक पढ़े होंगे कॉम्प्रीहेंशंस, और हम पहले उसी पे फोकस करते थे कि कॉम्प्रीहेंशन बहुत ईजी होते हैं, हमारे जल्दी हो जाते हैं। इसके अंदर रीडिंग के अंदर भी ऐसे ही होता है, उसके अंदर 3 डिफरेंट सेक्शंस बना रखे होते हैं उन्होंने, ताकि थोड़े अच्छे से रीडिंग हमारी हो पाए। बेसिकली जो आइल्स होता है आपको पता ही है, वो सिर्फ हमारी इंग्लिश टेस्ट करने का एक छोटा सा पेपर होता है, और तो कुछ नहीं है, ज़्यादा इतना टफ भी नहीं होता है। सो रीडिंग के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी पहले तो रीडिंग के अंदर बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करना है। अगर आपके कंसंट्रेशन होगी तो, क्योंकि हमें टाइम भी मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं, एग्ज़ाम के अंदर 1 आवर ही होता है मैक्सिमम, तो उसके अंदर हमें तीन वो पैराग्राफ्स कवर करने पड़ते हैं, जिसके अंदर हमें बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि हर किसी का प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि हमारी रीडिंग कई बार स्लो होती है, हमें उसको समझने में दिक्कत आती है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं, और कई बार काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक ट्रू फॉल्स होते हैं। ट्रू फॉल्स के अंदर हमें ज़्यादा दिक्कत आती है, जहाँ पे मुझे भी आई थी, एमसीक्यूज़ में भी आई थी। तो उसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको उसी टॉपिक को पहले एक बार पकड़ लेना है अच्छे से, कि आप अगर एमसीक्यूज़ ही कर रहे हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो आपको पहले अपना फोकस एमसीक्यूज़ पर ही रखना है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज़ में एक बार ही अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि बाकी में तो फिर आप अगर आपके अच्छा स्कोर आ ही रहा है तो वो आपको सब कुछ अच्छे से करवा देगा। रीडिंग के अंदर आपको स्किमिंग बहुत ज़रूरी है। स्किमिंग अगर आप करेंगे कि फटाफट पैराग्राफ रीड कर लिया, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो हमारे टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। तो अगर आपको जल्दी जल्दी पैराग्राफ्स पढ़ने हैं और आपको पहले अपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मैं जो अपने तरीके से आपको बताता हूँ, जो मैं करता था कि पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता था सारे, क्योंकि अगर हमारे माइंड में क्वेश्चंस हो गए कि हमें किसके ऊपर क्या ढूंढना है, तो हमें ईजिली हमारा आंसर भी मिल जाएगा। और एक और बात कि जो उसके पैराग्राफ के अंदर दिया है, हमें उसी के साथ स्टिक रहना है, हमें हमारी कोई एजम्पशंस नहीं लगानी है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि चांद पर पहली बार कौन गया था, कोई भी XYZ नेम लिखा है, तो हमें उसी नेम को लिखना है, हमें अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं देना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, ये दिया था, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इसके अंदर चेक यही करते हैं कि हमें रीडिंग आती है या नहीं, कि हमारे रीडिंग के अंदर हम कितना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उसे कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमें आगे हमारी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। जो भी हमने, अगर आप स्टडी वीज़ा पर भी आ रहे हैं, उसके लिए बेसिकली ये चाहिए तो स्टडी वीज़ा पे ही होता है। और रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। रीडिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसका एक सिंपल फार्मूला है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो है रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। अगर आप रीडिंग करेंगे तो ये आपको वो बेनिफिट करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती है कि भाई हमने यहाँ से देख लिया या वहाँ से देख लिया तो चल रट्टा मार लिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम हर बार ही नया टॉपिक आएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए आपको बेसिकली अपनी रीडिंग पर बहुत ही फोकस देना है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग मॉड्यूल है। हमें बेसिकली करना क्या होता है, बस आंसर ढूंढना और लिख देना है। सो बेसिकली मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, आप कोई भी ऑनलाइन बुक्स पढ़ लीजिए,
लाइक अपनी टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ लीजिए, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब पढ़ने के अंदर आपको रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अडेप्ट हो जाएगा उसके ऊपर कि हमें रीडिंग आ जाएगी एक बार अच्छे से। रीडिंग तो चलो जैसे मर्जी हम पढ़ ले, वो तो हमारे ऊपर है, चाहे टूटी फूटी पढ़ ले, बट हमें रीडिंग आनी चाहिए, हमें आंसर मैच होना चाहिए, यही हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। सो बेसिकली एक और बात, अगर आपको इस जो भी सारे मॉडल्स मैंने बताए हैं, अगर इसके ऊपर आपको लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको बना सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे कमेंट्स में एक बार डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा कि आपको किस किस चीज़ों में वीडियो चाहिए भी है, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं। सो आई होप सो कि आपको मेरा जो मैंने भी आपको समझाया वो आपको हेल्प करे आपके एग्ज़ाम्स में, और आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे बैंड आए। सो बेस्ट ऑफ लक एंड हाँ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। बाय बाय।